हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमीला अपने बेटे सोनू की शादी कंचन नाम की एक बहुत ही अच्छी लड़की से करा रही होती है। जब कंचन की विदाई का समय हुआ तो अपनी माँ मधु के गले लगकर वो खूब जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ, क्यों हमेशा बेटियों को ही विदाई मिलती है? सारी जिंदगी आपने मुझे संभाला, पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया और अब मेरा हाथ किसी और के हाथ में देकर विदा कर रहे हो। मत करो ना विदा, मुझे यही रख लो अपने पास। कंचन को इस तरह अपनी माँ से लिपट कर रोता हुआ देखकर रमीला की भी आंखें भर आती है और वो कंचन को समझाते हुए बोलती है, कंचन बेटा, बेटी के तो कर्मों में ही विदाई लिखी होती है। हम भी विदा हुए हैं, तभी आज मैं सास मधु जी तेरी माँ बनी है। अब तुझे भी एक परिवार बनाना है, तेरा खुद का परिवार। चल बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। कंचन को समझाकर रमीला उसकी विदाई करवा कर उसे ले आती है, जिसके बाद घर पहुंचकर रमीला अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दिन बीतते जाते हैं। कंचन एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कंचन गुमसुम सी सोफे पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ रमीला आकर कहती है, बहू क्या हुआ? तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुछ नहीं माँ जी, बस माँ की याद आ रही थी। तुझे पता है, जब मैं विदा होकर आई थी ना, मैं भी बहुत रोई थी। इतना रोई थी कि मैंने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया था। रमीला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कंचन का ससुर मनमोहन आकर कहता है, बहुत सही कह रही है तेरी सासू माँ। मैं इतना घबरा गया था कि अपनी सासू माँ को ही थोड़े वक्त के लिए घर ले आया था, ये सोच के कि कहीं रमीला को कुछ हो ना जाए। और फिर जब माँ यहाँ आई तो उन्होंने मुझे समझाया, अरे बेटा, आजकल तो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और पता नहीं क्या क्या है। जब दिल करे तब चेहरा देख लेते हैं अपने अपनों का। तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और बेटा, हम भी तेरे माता पिता हैं। थोड़ा तुम हमें समझना, थोड़ा हम तुम्हें समझेंगे। फिर देखना तुम्हारा मन कैसे नहीं लगता यहाँ। चलो, मैं और रमीला तुम्हें डांस करके दिखाते हैं, कपल डांस। इतना कहकर मनमोहन रमीला का हाथ थामता है और दोनों कपल डांस करते हैं, जिसे देखकर कंचन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन कंचन की माँ मधु अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। अपनी माँ को देखकर कंचन रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, माँ आप कैसी है? आपकी बहुत याद आती है। मैं अच्छी हूँ मेरी बच्ची, तू बता। रमीला जी ने मुझे बुला लिया यहाँ। जी, आपकी बिटिया को आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कंचन बिटिया को थोड़ा खुश कर देते हैं। माँ जी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। माँ, आपको पता है, माँ जी मुझे इतना प्यार करती है ना कि जितना कहूँ उतना कम है। बहू, तुम बैठकर अपनी माँ से बात करो, मैं तब तक कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर रमीला वहाँ से रसोई में जाती है और कुछ देर में नाश्ता लेकर बाहर आती है। अपनी माँ के आने से कंचन के चेहरे की खुशी देखकर रमीला बोलती है, पता है कंचन, जब मेरी विदाई होने वाली थी ना, तब रमीला के घर उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। रमीला की माँ कुंती हाथों में हल्दी का डोंगा लिए हुए रमीला के कमरे में आती है, जहाँ वो पीले रंग का जोड़ा पहनकर तैयार होकर बेड पर बैठी थी। अपनी बेटी को देखकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रमीला से कहती है, हाय मेरी लाडो, अब बस 2 दिन की मेहमान है, फिर तो तू अपने घर चली जाएगी। अपना घर का क्या मतलब है माँ? ये घर मेरा नहीं है। बेटा, मायका तो हमेशा से पराया होता है, क्योंकि लड़की की विदाई होकर ससुराल जाना ही परम सुख है माँ बाप का। माँ, तो रीत को बदल देते हैं ना। आप मुझे विदा मत करो, मैं मनमोहन जी की विदाई करवा ले आती हूँ, फिर हम सब साथ रहेंगे। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी माँ। पगला गई है क्या? जवाई बाबू विदाई करके यहाँ ले आएगी तू?
अरे समाज वाले उन्हें घर जवाई बोल बोल कर ताना दे दे के मार देंगे। अरे लड़कियां तो नन्हा पौधा होती है जिसे माता पिता लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे किसी और के आंगन में छाया और फल देने भेज देते हैं ताकि उसकी खुशबू से एक और घर महक सके। अपनी माँ की बात सुनकर रमीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब बताते बताते रमीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर कंचन बोलती है, माँ जी रोइए मत। बेटा, बस वो दिन याद आता है जब मेरी विदाई हुई थी तो आंखें ही भर आती हैं। हर बेटे की जिंदगी में वो दिन ही ऐसा होता है कि जब भी याद आता है ऐसा लगता है क्यों आया वो दिन। बहू, जितना दुख तुझे हुआ था ना अपनी विदाई के समय, उतना ही दुख मधु जी को भी हुआ था। एक माँ 9 महीने अपनी बच्ची को अपने गर्भ में संभाल कर रखती है, उसको जन्म देती है, उसे चलना खाना बोलना सब सिखाती है, उसे हर एक मुसीबत से बचा कर रखती है, अपने सीने से लगा कर रखती है और एक दिन उसे विदा करके दूसरे घर भेज देती है। माँ के लिए बेटी का होना जितने सुख की बात होती है उतने ही दुख की बात भी होती है। ये विदाई एक ऐसी जुदाई है जो हंसते हंसते हम सभी को सहनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ देर तक रमीला, कंचन और मधु मिलकर बातें करती हैं और शाम को मधु वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन कंचन अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, क्या बात है? पापा जी, माँ जी अपनी माँ यानी कि नानी सासू माँ को बहुत याद करती है। हम सब में उलझकर शायद उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो उनसे मिल पाए। मुझे उनकी बड़ी चिंता होती है। बात तो सही कह रही हो बेटा, तो फिर क्या किया जाए? इस बार हम माँ जी की विदाई करेंगे फिर। मतलब बहू, मैं समझा नहीं। पापा जी, आप बस किसी बहाने से कल माँ जी को बाहर ले जाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंचन के कहे अनुसार मनमोहन रमीला को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जाता है। तो वहीं घर पर कंचन पूरा घर अच्छे से सजाती है, सबके लिए बढ़िया खाना बनाती है और शाम को जैसे ही रमीला और मनमोहन घर आते हैं तो रमीला सारा घर सजा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, कंचन बहू, ये सब क्या है? बेटा, आज कोई खास दिन है? फिर ये सब किस लिए? माँ जी, खास नहीं, बहुत खास है, वो भी आपके लिए। आज मैं आपकी विदाई करूँगी। मेरी विदाई? बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे कोई मिलने आया है, आंखें बंद करो, मैं उनको लेकर आती हूँ। कंचन के कहने पर रमीला आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद कंचन कुंती को लेकर आती है और रमीला को आंखें खोलने के लिए कहती है। अपनी माँ को यूं अपनी आंखों के सामने अचानक से देखकर रमीला के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आंखों में नमी भी आ जाती है और वो बोलती है, माँ, आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में आप यहाँ हैं? ये सब तेरी बहू का दिमाग है, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है, नहीं तो तू तो इतनी बिजी है कि क्या ही कहूँ। माँ, ऐसा नहीं है, सच में। अरे माँ जी, कुछ मत कहो, नानी सासू माँ तो मजाक कर रही हैं। और अब मैं आपकी विदाई करूँगी, वो भी आपके मायके में, ताकि आप भी नानी सासू माँ के साथ अच्छे से वक्त बिता सके। मैं जानती हूँ कि आप उनको कितना याद करती हैं, पर हम सबकी जिम्मेदारियों और घर की जिम्मेदारियों के चलते आप उनसे मिल नहीं पाती। पर अब आपकी बहू आ गई है ना, सब कुछ वो संभाल लेगी, आप आराम से अपने मायके में रहो। कंचन की बात सुनकर मनमोहन और रमीला तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद कंचन अपनी सास की विदाई कर उसे थोड़े लंबे समय के लिए उसके मायके भेज देती है और खुद घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। मंजू देवी की बहू निकिता बड़े ही शांत स्वभाव की थी। घर का सारा काम बिना कुछ कहे ही कर दिया करती। समय से सबको चाय नाश्ता करवाना, ऑफिस जाने वालों का लंच तैयार करना और साथ ही साथ घर की नियमित रूप से सफाई करना। ऐसे ही शाम को निकिता अपनी सास के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाती है और उसको देती है। मंजू पकोड़े खाने के बाद में अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, हे भगवान,
यही निकम्मी बहू देनी थी क्या तुझे? अरे कोई काम ठीक से नहीं करती है। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, तेरे माँ बाप ने तुझे पकोड़े बनाना नहीं सिखाया क्या? इतनी सारी मिर्च भर दी है इसमें। पर माँ जी, आपको तो तीखे पकौड़े पसंद है ना? हाँ हाँ, लेकिन मेरे मुंह में छाले हुए हैं तो तुझे इसका ख्याल रखना था ना, निकम्मी कहीं की। माँ जी माफ करना, मुझे पता नहीं था और आपने बताया भी नहीं मुझे। अरे ओ निकम्मी कहीं की, सारी बात घुमा फिरा के मुझ पे ही डाल रही है। चल जा अब यहाँ से। निकिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मंजू जैसे ही सोफे पर बैठती है, उसकी कमर में कुछ चुभने लगता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे राम जी, जब तक ये निकम्मी मेरे घर में रहेगी तब तक मेरा जीना हराम करके ही रहेगी। अरे कहाँ मर गई डंकनी कहीं की, जल्दी आ। हाँ माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? सुई सोफे पे रखने की जगह है क्या? माँ जी, मैंने नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो तेरा ध्यान भी नहीं था क्या? सॉरी माँ जी। अरे तू घर में करती ही क्या है? 4 मुर्गी का खाना ही तो बनाना है, यही तेरे लिए पहाड़ होता है। माँ जी, आपको ज्यादा लग गई क्या? अरे तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तू तो यही चाहती है ना कि तेरी सास मर जाए और तू इस घर पे राज करे। मंजू अपनी बहू को खूब सुनाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में मंजू के पास उसकी बहन मधु का कॉल आता है और मधु अपनी बहन से बोलती है, हाँ जीजी, कैसी हो आप? हम तो ठीक है छोटी, तू बता। हाँ जीजी, हम भी अच्छे हैं। हम तो इसलिए फोन किए हैं कि हमारी बहू सोनिया की नौकरी लग गई है और वो भी सरकारी दफ्तर में, तो इसी खुशी में हम कल घर पर पूजा करवाए हैं। आ जाना सबको लेकर। तेरी बहू सही है छोटी, और एक हमारी बहू है, एक नंबर की निकम्मी है निकम्मी, कोई काम ठीक से करती ही नहीं। अब सबकी किस्मत हमारी तरह नहीं ना होती है जीजी, अब अफसोस मत मनाओ, पूजा में याद से आ जाना। ये खबर सुनकर मंजू अपनी बहू निकिता को बुलाती है और उसे बोलती है, हाँ तो कल हम पूजा में जाएंगे और एक रात अपनी बहन के यहाँ रुकेंगे, तो निकम्मियों की तरह बिस्तर मत तोड़ने लगना, घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। कैसी पूजा माँ जी? उसकी बहू की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी दफ्तर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, सब तेरी तरह निकम्मी तो होंगी नहीं, काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपनी बहन के यहाँ चली जाती है और इधर निकिता घर का हर छोटा बड़ा सारा काम करती है। ऐसे ही अगले दिन मंजू घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद में निकिता के घर उसकी पड़ोस की सीमा आंटी आती है और वो निकिता से बोलती है, निकिता बहू। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू तो। अरे आंटी जी, चाय पानी पी के आराम से बात करते हैं। निकिता सीमा के लिए चाय पानी लेकर आती है और उसको देते हुए बोलती है, और आंटी जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, लगता है हमारे घर की गली भूल गए थे। अरे बेटा, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा मंजू से मिलती चलूं। बस आंटी जी, अभी बुला देती हूँ माँ जी को। हाँ हाँ बेटा। माँ जी, सीमा आंटी आई है। तभी वहाँ मंजू आती है और निकिता घर के काम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद मंजू सीमा से कहती है, हाँ बहन, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मंजू बहन, सब ठीक है। तुझे पता है वो शर्मा जी की बहू है ना? उनकी 2 बहू है ना? अरे पागल, जो छोटी वाली है। अच्छा अच्छा, वो जो बड़ी ही तगड़ी सी है। हाँ वही, उसकी पुलिस में नौकरी लगी है, पुलिस बन गई है अब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबकी बहुएं एक से बढ़कर एक मिली हैं। हाँ मंजू, तेरी बहू भी कमाल की है, क्या संस्कार हैं उसके। अरे क्या खाक कमाल है, अरे एक नंबर की निकम्मी बहू है निकम्मी। सबकी बहुएं कोई ना कोई काम तो करती ही हैं, और एक मेरी बहू है जो कि कोई काम ही नहीं करती। अरे मंजू, ये बता, तेरे घर में साफ सफाई कौन करता है? अरे यही मेरी निकम्मी बहू, और कौन? और खाना कौन बनाता है? अरे बहू ही करती है ये सब, तो मैंने कौन सी नौकरानी रख रखी है? तो यार एक बात बता, जो हाउसवाइफ होती है क्या वो निकम्मी होती है? मतलब अगर औरत बस घर का काम ही करती तो क्या घर का काम गिनती में नहीं आता? देख मुझे मत समझा ये सब, अब बात शुरू की है तो सुनती जा।
जो औरत वर्किंग होती है ना, उसको दिन में 8 घंटे जॉब करने की सैलरी मिलती है, और जो औरत रात दिन घर का काम करती है ना, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, ना ही कोई छुट्टी। मंजू, घर की जिम्मेदारियाँ उठाना किसी नौकरी से कम नहीं है। तो तू कहना क्या चाहती है? अब मैं बहू को सैलरी दूं? यार, तू बात को अब भी नहीं समझी। मेरा साफ साफ ये कहना है, औरत हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर होती है, समझी? तू खुद एक औरत है। जरा अपने दिन याद कर और फिर सोच, क्या घर का काम करने के बाद भी बहू निकम्मी होती है? मंजू अपने बीते पलों को याद करने लगती है, जिसमें वो घर का सारा काम किया करती थी, परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा करती थी। तभी मंजू बोलती है, यार बात तो तू सही कह रही है। निकम्मी तो मुझ जैसी सास होती हैं, जो बहुओं को सपोर्ट करने के बदले उनको खरी खोटी सुनाती रहती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब मंजू अपनी बहू को निकम्मी कहना बंद कर देती है। साथ ही अब हर काम में उसका हाथ बटाने लगती है और निकिता को अब खुद के लिए टाइम मिल जाता है, जिस टाइम में वो सिलाई बुनाई का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास उसे बोलती है, अरे बहू, तू तो बड़ी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है। हाँ माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का। तो अपने इन शौक को आगे तक ले जाना। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी निकम्मी बहू, अरे बहू माफ करना, वो जुबान फिसल जाती है ना। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे तो इसमें भी प्यार ही नजर आता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तू गरीब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा, ताकि वो लोग इसको अपने कमाने खाने का जरिया बना सके। हाँ माँ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। सास की सलाह मानकर निकिता कुछ समय बाद में एक सिलाई सेंटर खोल लेती है और वो वहाँ पर गरीब लड़कियों और औरतों को सिलाई सिखाया करती। धीरे धीरे निकिता अपने दम से एक एनजीओ भी खोल लेती है, जहाँ वो गरीब लोगों की मदद किया करती। बहू की इस होती हुई तरक्की को देखकर सास को ये एहसास होता है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, बल्कि हाउस मेकर भी होती है। रितिका रोड पर अकेले अपना फोन ढूंढ रही होती है कि तभी रोहन नाम का एक लड़का, जो कि पेशे से वेटर था, वो रितिका के पास उसका फोन लेकर आता है। उसके हाथों में अपना फोन देखकर रितिका बिना उसकी बात सुने ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है, मेरा फोन लेकर भाग रहे थे, चोर कहीं के। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस। चुप करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे गरीब लोगों को। अमीर लोग देखे नहीं कि उनका सामान चुरा के भागने लगे। पर मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैं तो यहाँ। रितिका रोहन को भला बुरा सुना ही रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड नितेश वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर रितिका से बोलता है, क्या हुआ रितिका, तुम इस गरीब लाचार इंसान पर इतना भड़क क्यों रही हो? ये गरीब लाचार इंसान एक चोर है जिसने मेरा फोन चुराया है। नहीं सर, मैडम को गलतफहमी हो रही है, मैंने इनका कोई फोन नहीं चुराया। तुम तो चुप ही रहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रितिका रोहन को एक बार फिर से भला बुरा सुना देती है। तभी नितेश उसे चुप करवाकर रोहन से सारी बात पूछता है और रोहन उसे बोलता है, सर मैम हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और वो अपना फोन वही भूल गई। मैं तो बस मैम को फोन देने उनके पीछे आया था और मेरे हाथों में अपना फोन देख मैडम को गलतफहमी हो गई कि मैंने इनका फोन चोरी किया है। देखा रितिका, वो इंसान तुम्हारी मदद कर रहा था पर तुमने उसको गलत समझ लिया। आज तुम्हें गरीब लोग पसंद नहीं है क्योंकि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी, पर मैंने देखी है। एक गरीब लाचार हो सकता है, मजबूर हो सकता है, पर चोर नहीं, और वो भी ऐसा इंसान जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करता हो। इतना बोलकर नितेश रितिका को रोहन के साथ वापस उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो उसको अपने कुछ साल पहले के हालात बताता है। नितेश अपने कॉलेज के एग्जाम देकर अपने घर वापस लौट रहा था। वो देखता है कि उसकी माँ घर के बाहर बैठकर रो रही है। नितेश अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ क्या हुआ, आप यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी हैं? बेटा, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था वो समय पर नहीं चुका पाई, इसीलिए हमसे हमारा घर छिन गया है। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ रहेंगे? कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना,
मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ चलो, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर नितेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसको कुछ दिन के लिए अपना दूसरा घर दे देता है। जिसके बाद नितेश एक छोटी सी शॉप पर काम करने लगता है और एक दिन कुछ पैसों की मदद के लिए वो अपनी ताई कमलेश के घर फोन कर अपनी ताई से बोलता है, ताई, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप दे देती तो। अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अब तुझे पता तो है बेटा कि कितने खर्चे होते हैं। वो तो है ताई, पर कुछ पैसों की मदद कर दो, मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है तू? तेरी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो। कमलेश बहाने मारकर उसका कॉल कट कर देती है और फिर उसका नंबर तक ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद नितेश बार बार कमलेश को फोन करने की ट्राई करता है, पर कमलेश का नंबर लगता भी कैसे, जिस वजह से नितेश अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाता और उसका कॉलेज जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नितेश की शॉप पर उसकी टीचर आती है और उसको शॉप पर काम करता देखकर नितेश को साइड में बुलाकर उससे बोलती है, तुम्हें पता है तुमने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। नितेश, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, पर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे काम करोगे तो अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाओगे? मैं जानता हूँ मैम, पर अभी मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि ये गरीबी मुझसे ये सब करवा रही है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी टीचर के फोर्स करने पर नितेश सारी बात उसे बता देता है, जिसके बाद वो उससे बोलती है, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस गरीबी की वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ दो। मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। पर मैम, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? उधार के तौर पर ले लो, जब कुछ कर लोगे तो चुका देना। और घर चलाने के लिए तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर लो। अपनी टीचर की हेल्प से नितेश अपनी पढ़ाई को आगे पूरी करता है, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपना घर भी चलाता है। कुछ महीने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करके वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने सारे कर्जे खत्म करता है और अपना घर वापस हासिल कर लेता है। इसी के साथ साथ नितेश अपनी माँ को उससे भी बड़ा घर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर नंदिनी उससे बोलती है, ये होता है अमीर और गरीब का नसीब। जब हम गरीब थे तब हमारे सर पे छत नहीं थी, ना ही 2 वक्त का खाना था, तब हमसे हमारा घर भी छिन चुका था, और आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ माँ, और आज से हम इसी घर में रहेंगे। नहीं बेटा, मुझे अपने पुराने घर में ही रहना है, जहाँ तेरे पापा की यादें हैं, जहाँ तेरा बचपन गुजरा है। जिसके बाद नितेश अपनी माँ को लेकर वहाँ से अपने पुराने घर चला जाता है। अपनी ये कहानी सुनाकर नितेश रितिका से बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि एक गरीब का नसीब कैसा होता है। शायद आज मैं अमीर हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ हो सकता है कल को मैं अमीर ना रहूं, तब क्या करोगी? मुझे गरीब बोलकर मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? नितेश की बातें सुनकर रितिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगकर उससे बोलती है, ऐसा मत बोलो नितेश, मुझे समझ आ गया है कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे किसी गरीब से चिढ़ना नहीं चाहिए, असल में तो वो भी हमारी तरह इंसान ही है ना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें माफी मुझसे नहीं रोहन से मांगनी चाहिए। रोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे मैम, कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से हो जाती है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इतने समझदार और नेक दिल इंसान हैं। तो अपने रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना मुझे और सर को खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तुम हमारा ऑर्डर लोगे? हाँ सर, यहाँ आए मैं अपने हर कस्टमर का ऑर्डर लेता हूँ। हाँ, लेते होगे, पर आज से तुम हमारे दोस्त हो, इसीलिए आज तुम ऑर्डर लोगे नहीं बल्कि हमारे साथ बैठकर ऑर्डर दोगे। सच में सर, अमीरों का नसीब हम गरीबों के नसीब से कितना अच्छा होता है। आप देखना सर, एक दिन आपकी तरह मेहनत करके मैं भी आपके जैसा ही बनूंगा। ये बोलकर तीनों खाने का ऑर्डर देते हैं,
जिसके बाद रितिका नितेश के साथ उसकी माँ के पास जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद में नितेश और रितिका की मुलाकात रोहन से फिर होती है, जो कि एक वेटर से एक अमीर इंसान बन जाता है और इसके लिए वो नितेश का बहुत शुक्रिया करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।